नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और अपने चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ और हम अलग अलग मुद्दों पे आज बात करेंगे। लेकिन आज की बातचीत जो है वो पाकिस्तान बेस्ड होगी। पाकिस्तान को सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर पाकिस्तान में किस तरह का माहौल चल रहा है और किस तरह से पाकिस्तान दो तरफा लड़ाई में बीच में पिसता हुआ नज़र आ रहा है। इधर कुआं है तो उधर खाई है और बीच में अपना घर जो है खुद ही जलने को तैयार है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले आपको अपने दर्शकों को बता दें कि द ग्रेट क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट जगत से संन्यास ले लिया है और उनके चाहने वालों के लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी टीस की विषय है। मुद्दे की बात ये है कि आखिर क्यों महेंद्र सिंह धोनी जो है इस वक्त में 15 अगस्त के दिन जब हर्षोल्लास में पूरा देश था तो उन्होंने इस तरह के अनाउंसमेंट किए। उसके साथ साथ काफ़ी काबिल क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी क्रिकेट जगत से संन्यास ले लिया है। अब ऐसे में सवाल ये कौनता है कि क्या ये दोनों क्रिकेटर गौतम गंभीर की राह पे चलेंगे और किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ते हुए राजनीति में अपनी कदम रखेंगे या बाकी की ज़िंदगी जो है वो मस्त होके एंजॉय करेंगे। देखना ये होगा कि आखिर क्या होता है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने महेंद्र सिंह धोनी को ये ऑफ़र दिया है कि 2024 में महेंद्र सिंह धोनी को चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। देखते हैं कि ये जो रेजिग्नेशन फ्रॉम द क्रिकेट वर्ल्ड है वो किस राह पे जाता है आफ्टर दैट। लेकिन अब आते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान लगातार अपने ही पीछे बुने हुए जाल में फंसता हुआ नज़र आ रहा है, अपनी ही चीज़ों को लेकर उलझता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान ने अपने खुद के लिए ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है कि उसके लिए इधर कुआं उधर खाई है और बीच में आग की जलती हुए अंगारे हैं जिस पे उसको चल के जाना है। पाकिस्तान बार बार कश्मीर राग को लापता है। 14 अगस्त को जब पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा था तो उस वक्त इमरान खान जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक बार फिर से कश्मीर राग अलापा था। लेकिन उसी वक्त की बात है, एक पत्रकार ने खुले तौर पे ट्विटर पे ये लिखा है कि पाकिस्तान अभी भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज़ाद होना चाहती हैं। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे एक अजीब तरह का रूल चलता है, जहाँ पे फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ का हर एक सिटीज़न जो है वो बंधा हुआ नज़र आ रहा है। इस्लामिक संगठनों की तरफ से हर वक्त कभी अहमदियों को तो कभी सिखों को तो कभी हिंदुओं को, कभी वहाँ के शिया मुसलमानों को तो कभी पख्तून बलूच, इन सब के ऊपर ज़्यादतियाँ हो रही हैं और ये सब आज़ाद होना चाहते हैं। लोग आज़ाद होना चाहते हैं आर्थिक तंगी से, लोग आज़ाद होना चाहते हैं जो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के जो बंदिशें हैं उससे, लोग आज़ाद होना चाहते हैं इस मारा काटी वाली इस आतंकवाद के माहौल से। पत्रकार का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के वहाँ के निवासियों को आज़ादी, जो बंधी हुई जो आवाज़ें हैं उससे आज़ादी के लिए बेताब हो रहे हैं। वो अपने पर फैला के परिंदों की तरह उड़ना चाहते हैं, लेकिन ये आज़ादी उनको अपने ही देश में नहीं मिलती है। वो आज़ादी मांग रहे हैं वो 10,000 से ज़्यादा गायब लोग जिनको कि जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते थे। आज़ादी मांग रहे हैं वो लोग जिनको या तो मार दिया जाता है या फिर उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ता है। आज़ादी मांग रहे हैं हमेशा विकास की राह पे चलने वाले वो लोग जिनको कि इस आर्थिक तंगी से और अविकसित मानसिकता से आज़ादी चाहिए। पाकिस्तान में आपको बता दें कि 14 अगस्त को ही जब पूरा देश जो है पाकिस्तान वो आज़ादी का जश्न मना रहा था तो उसी दिन एक अल्पसंख्यक समुदाय के बुज़ुर्ग को मिलिटेंट्स ने वहाँ पे इस्लामिक संगठन के लोगों ने वहाँ पे गोली मार दी थी क्योंकि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। ये आए दिन की बात है जब बलूचिस्तान, स्वात घाटी, पीओके जो कि कश्मीर जो कि पाकिस्तान के अधीन में है, वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर, सिखों के ऊपर, सिंधियों के ऊपर इस तरह के जुल्म ढाए जाते हैं। जिस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान झंडारोहण कर रहे थे उसी वक्त में सिंध समुदाय की तरफ से जो आवाज़ उठ रही थी कि हमें इस माहौल से छुटकारा चाहिए, आज़ादी चाहिए। सिंधी जो है वो अपने दम पे अपने शर्तों पे इस देश का नागरिक बनना चाहता है, अपने हिसाब से अपने खुले हवाओं में सांस लेना चाहता है। तो ये सारी मजबूरियां हैं, लेकिन यही मजबूरी नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा है, पाकिस्तान ने अपने सारे जो फंड हैं
वो विकास के बजाय टेररिज्म पे इतना इतना ज़्यादा खर्च कर दिया है कि पाकिस्तान हर तरफ से चौतरफा मार झेल रहा है। पूरा विश्व जहां एक तरफ पाकिस्तान को नसीहत दे रहा है कि आप इस टेररिज्म का जो एपी सेंटर बने हुए हैं उस पर कंट्रोल कीजिए और इसको बंद करवाइए, वहीं पाकिस्तान के लिए अब ये मुश्किल हो गया है कि किस तरह से जिस चीज़ को बढ़ावा दिया है, जो ISI, जो इस्लामिक संगठन जो कि टेररिज्म को बढ़ावा देते हुए अपने पड़ोसी देशों के साथ वो इस तरह के संबंध रखते हैं, उनको वो अनकंट्रोल्ड होते जा रहे हैं। और इसको लेकर के कश्मीर के मुद्दे को ही लेकर के जहां पाकिस्तान राग लाप रहा है, बार बार UN में जाने की कोशिश कर रहा है, वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन या कंट्रीज जिसको बोलते हैं हम, IOC OIC, वो जो है वो पाकिस्तान से बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि तुर्की भी जो है, हालांकि तुर्की कश्मीर राग पे पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया था, लेकिन कुछ ऐसे मसले हैं जिसको लेकर के तुर्की लगातार पाकिस्तान से नाराज़ चल रहा है। मसलन सऊदी अरबिया के साथ जो उनकी साठगांठ बढ़ रही है, उसको लेकर के तुर्की नाराज़ है और पाकिस्तान से कन्नी कटाते हुए नज़र आ रहा है। इमरान खान की भरसक कोशिश है कि वो तुर्क को मना लें, बहला लें और कश्मीर पे उसके साथ देने को हमेशा साथ रहें। यही नहीं, सऊदी अरबिया भी जो है वो बहुत नाराज़ नज़र आ रहा है। वजह उसकी ये है कि जब कश्मीर को से 370 हटाया गया था और यूनियन टेरिटरी के रूप में भारत ने घोषित किया था, तब सऊदी अरबिया जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का अहम हिस्सा है, उसने जब कश्मीर को भारत की तरफ से एक 370 हटा लिया गया था और यूनियन टेरिटरी के रूप में उसको घोषित किया गया था, तो सऊदी अरबिया ने उसे भारत का हिस्सा बताते हुए भारत के इस फैसले का स्वागत किया था और ये उसका इंटरनल मैटर बताया था, जबकि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन उस वक्त में जो उसके बाद सऊदी अरब के इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की तरफ से लगातार ऐसे बयान आए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सऊदी अरब आहत हुआ था। नतीजा ये हुआ कि सऊदी अरब ने कर्ज में डूबे पाकिस्तान को फंड देना बंद कर दिया है, उधार पे तेल देना बंद कर दिया है। पाकिस्तान सफोकेटेड फील कर रहा है कि आखिर किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। लगातार जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, जनरल बाजवा, उनकी तरफ से क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरबिया से मुलाकात करने से लेकर के उनको मान मनव्वल की कोशिश की जा रही है, लेकिन सऊदी अरबिया मानता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि सऊदी अरबिया का कहना है कि जिस तरह की बातें कही गई हैं, यहाँ पर पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया को ये धमकी दे दी थी कि अगर सऊदी अरबिया कश्मीर पे पाकिस्तान का साथ नहीं देता है तो पाकिस्तान जो है, जो कंट्रीज़ उसको पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी अलग से बैठक बुला के और इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ को 2 फाड़ में बांट देगा। उसको हर हाल में कश्मीर पे साथ देने वाला चाहिए। इसको लेकर के बात इतनी बढ़ गई थी कि जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी तो शाह महमूद कुरैशी को उसमें नहीं इनवाइट किया गया था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इमरान खान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ जो टर्की है वो इस बात से नाराज़ है कि क्यों बार बार पाकिस्तान जो है सऊदी अरब के साथ रहता है और सऊदी अरब से के हाँ में हाँ मिलाता रहता है, टर्की को वो अहमियत नहीं देता जो उसको मिलनी चाहिए। अब पाकिस्तान इधर जाता है तो सऊदी अरब नाराज़ होता है, उधर जाता है तो टर्की नाराज़ हो जाता है। तो पाकिस्तान के लिए हालत ये है कि दोनों देशों को आखिर एक साथ कैसे मनाए और कैसे बीच का रास्ता अपनाए। और खुद की अगर देश की बात करें तो खुद के देश की हालत ऐसी है कि पूरा देश जल रहा है, विरोध के स्वर जो है चारों तरफ से उभर रहे हैं। बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, POK आज़ादी चाहता है और ऐसे में जो इमरान खान है वो बार बार इन जो हिंदुस्तान का कश्मीर है उसके राग अलाप कर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। विकास की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, फंड के लिए कहीं भी कुछ भी एक कवायद नहीं है। अमेरिका ने भी उनको बार बार हिदायत दी हुई है, कई फंड्स जो उनको सपोर्ट के लिए दिए जाते थे उनको बंद कर दिया है। तो अब पाकिस्तान को देखना होगा कि आखिर वो क्या करे। इन सब के बीच में चीन की बात करते हैं तो इस बार चीन को लेकर के अच्छी खबर ये रही कि चीन के बॉर्डर पे पैंगोंग झील पे भारतीय सैनिक बल ITBP ने जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस को मनाया, चीन के लिए एक कड़ा संदेश दिया। चीन वहाँ से हटना नहीं चाहता है। दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो आमने सामने बैठी हुई हैं लगभग 2 महीनों से, लेकिन
भारतीय सेना ने ये साफ संदेश दिया वहाँ पे झंडा लहराते हुए और जोर जोर से जनगण मन के राष्ट्रगान को गाते हुए कि यहाँ पे भारतीय सेना बैठी हुई है और अगर कोई दुश्मन आंख उठा के देखता है तो उसको आंख निकालने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। ये भारतीय सेना सक्षम है अपनी जो समृद्धि है उनकी, जो बॉर्डर लाइंस हैं उनके, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी बीच में चीन के जो ऐप्स, लगभग 60 से ज़्यादा ऐप्स को भारत ने बैन कर दिया। उसके बाद चीन के जो तार हैं, जो उसकी गंदगी है, जो उसके गंदे मंशे इन ऐप्स के आड़ में चल रहे थे, वो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं। चीन के एक चीनी व्यक्ति को पकड़ा गया है मजनू के टीला से, जो कि अपने आप को तिब्बती बताकर वहाँ पे अवैध तरीके से चीन से वो भारत में आया था और तिब्बती आइडेंटिटी के साथ उसने भारतीय महिला के साथ शादी किया था और वहाँ से वो बहुत बड़ा रैकेट चला रहा था। वीचैट ऐप के ज़रिए वो चीन की एजेंसियों की मदद कर रहा था और दलाई लामा के ख़िलाफ़ यहाँ के जो तिब्बती लामा हैं, जो सैंस एंड हैं, उनको मैनिपुलेट करने के लिए कर रहा था। उनसे दलाई लामा के ख़िलाफ़ वो सारे तथ्यों को हासिल कर रहा था और एक अलग तरह की साजिश कर रहा था। उसके पास से कई जो अवैध पासपोर्ट हैं अलग अलग तरह के और आइडेंटिटी जो पेपर्स हैं वो मिले हैं, जिसमें कई तरह की कंट्रीज़ के नाम जुड़े हुए हैं और जो फंडिंग को लेकर के जो मामला सामने आया है वो उसमें उसके कई अकाउंट्स सामने आए हैं, जिसमें अरबों के रुपए जो हैं वो पड़े हुए हैं, जिसका ट्रांजैक्शन होता था। ये ट्रांजैक्शन लाख 2 लाख में होता था और अलग अलग बैंक्स में खाते खोल के उसको वो लोगों के आंखों में धूल झोंका जा रहा था। जो ये जो आइडेंटिटी थे उसके नाम पे ये खोले गए थे। कई ऐसे कंपनीज थे जिसमें इन्वेस्टमेंट था और चीन वहाँ पे पैसे उनके ज़रिए पैसे भेजता था और हवाला के ज़रिए पैसे आते हुए भारत के ख़िलाफ़, भारत की ही सरजमी से, भारत की राजधानी से ये सारा काम चल रहा था। और दलाई लामा तो एक हिस्सा है जो उस व्यक्ति ने स्वीकार किया है, एडमिट किया है अपने स्टेटमेंट में। और भी कई ऐसे तथ्य सामने आने बाकी हैं। ये जो खुलासा था वो 11 अगस्त को ईडी की तरफ से किया गया था या इनकम टैक्स की तरफ से किया गया था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है कई अहम चीज़ें सामने आ रही हैं। माना ये जा रहा है कि कई ऐसे संगठन, ऐसे पत्रकार, ऐसे व्यक्तियों के नाम भी इस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए नजर आएंगे, जिसको ये पैसे देता था और भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए तैयार करता था, भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए उनको फंडिंग होती थी। तो देखना ये होगा कि आखिर और ऐसे कई राज हैं जो इन ऐप्स के आड़ में चल रहे थे। यूसी न्यूज़ की अगर बात करें तो यूसी न्यूज़ के ज़रिए भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा था, जिसको बैन किया गया। चीन उससे भी तिल मिलाया हुआ है। कई ऐसे ऐप हैं जिनके ज़रिए वो भारत के इकोनॉमी में सेंध लगा रहा था। वो ये सारे खुलासे होने बाकी हैं। देखना ये होगा कि हवाला का जो ये कनेक्शन है ये चाइनीज़ आदमी के साथ, वो और कौन कौन से राज खोलता है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि हम चीन चाहे जितनी भी कोशिश कर लेता है, भारत हर जगह तटस्थ नज़र आता है और चीन के लिए कड़ा संदेश है कि चीन समझ जाए कि चाहे वो कितनी कोशिश कर लेगा, भारत की चौहद्दी को पार करना उसके लिए नामुमकिन है। अब जो स्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं, अब नेतृत्व बदल चुका है और ऐसे में चीन को विस्तारवाद की नीति से बाहर आना होगा। प्रधानमंत्री ने लाल किले से साफ कहा है, चाहे वो आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत इन दोनों के खिलाफ तटस्थ खड़ा है। भारत के सैनिक इन दोनों के खिलाफ तटस्थ खड़े हैं। भारत हमेशा 2.5 वॉर के लिए तैयार रहता है। 2 साइड वॉर वो है जो पाकिस्तान और चीन के साथ हम लड़ रहे होते हैं और जो हाफ जिसकी बात करते हैं वो लोग जो हमारे अंदर में अनएस्टैब्लिशमेंट क्रिएट करने के लिए कभी आतंकवाद के रूप में, कभी नक्सलवाद के रूप में और कभी इस तरह की चीज़ों को लेकर के इंटरनल जो सिक्योरिटी को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, हमारी भारतीय सेना, हमारी भारत की सरकार उसके लिए भी तटस्थ तैयार रहती है, खड़ी रहती है। तो चीन और पाकिस्तान को समझने की ज़रूरत है कि भारत की जो सरहद है उसको पार करना के ख्वाब जो हैं अब देखना बंद कर दे। पाकिस्तान के लिए एक नसीहत है कि कश्मीर तो हमारा था, है और रहेगा, लेकिन अब जिस कश्मीर पे उसने कब्जा किया हुआ है, कहीं ऐसी हालात ना हो जाए कि भारत के कब्जे में आ जाए और बलूचिस्तान एक बांग्लादेश की तरह एक अलग देश बन के एक नए आयाम को छुए।
चीन के लिए भी है कि आज पूरा विश्व चीन के खिलाफ खड़ा हुआ है इस विस्तारवाद के नीति, चाहे वियतनाम हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, हर कोई चीन के पॉलिसीज़ को नकार रहा है। ऐसे में अलग थलग पड़ता हुआ चीन इन छोटे छोटे देशों टर्की, मलेशिया और मालदीव इन देशों के सहारे आखिर कब तक आगे बढ़ेगा? नेपाल किसको बरगला के किस तरह से वो आगे जाएगा? क्योंकि आज ओली हैं तो शायद नेपाल चीन के दबाव में कुछ काम कर रहा है, लेकिन जिस दिन नेपाल की जनता जाग जाएगी उसको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा हितैषी अगर कोई नेपाल का है तो वो भारत है, जो सदियों से नेपाल की मदद करता रहा है। छोटा देश होते हुए भी उसको समानता का अधिकार देता है और जब भी ज़रूरत हुई है दौड़ता भागता भारत नेपाल को गले से लगाता है। तो ऐसे में नेपाल को भी समझने की ज़रूरत है और चीन को ये समझने की ज़रूरत है कि चाहे कुछ भी कर ले, बरगलाना आसान है लेकिन हथियाना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि आपको हम ज़रूर पसंद आएंगे और पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल बटन दबाइए और लाइक बटन ज़रूर दबाइए। और अपने विचार साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, कुछ सुझाव दें, कुछ अपने मुद्दों को लेकर के डिस्कस करें और ये भी बताएं कि आखिर आगे हम आएँ तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसे आप सुनना चाहते हैं, जिसको लेकर के हम आपके साथ आएँ और आपके साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।